बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो नवाज़शात का सिलसिला जारी है, एक और मैं आपको बताता चलूँ कि अब ना सिर्फ गाड़ियों का मामला नहीं है, अब ब्यूरोक्रेसी जो हमारे तमाम महकमों को चलाती है, और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से ये भी कहा जाता है कि ये रीढ़ की हड्डी है। तो इस हवाले से लाहौर के अंदर जो है वो आला सरकारी रैशगाहें भी जो है वो इनके लिए बनाई जा रही है। एक नया मनसूबा आ चुका है। वैसे तो बहुत मुतअद्दिद मनसूबे पंजाब हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए लैपटॉप्स इस तरह के मनसूबे भी हैं, लेकिन ये मनसूबा जो है वो ये मनसूबा क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी थी। और इससे पहले अगर हम बात करें तो एक तरफ हम अपने जो महकमे हैं उनकी निजकारी करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं ताकि जो है वो अखराजात में कमी आए, और दूसरी जानब जो है वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर नवाज़शात भी हैं। क्या ये वाकई इनका जो है वो हक बनता था? ये जो रहायश गाहें, लग्जरी है रहायश गाहें जो इनके लिए बनाई जा रही हैं, ये सारा मामला क्या, आज इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे, और ख़ास तौर पर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी बात करेंगे, परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेंगे। क्या पंजाब हुकूमत की जानिब से जब से नून लीग की हुकूमत सूबे के अंदर कायम हुई है, क्या पंजाब हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी में कोई रद्दोबदल किए है, कोई अपनी टीम लेकर आए हैं? क्योंकि जो भी हुकूमत आती है, नई हुकूमत आती है, नए वज़ीर आला साहब आते हैं तो वो अपनी एक टीम के साथ चलते हैं। तो इस वक्त पंजाब के अंदर क्या सूरत हाल है, तो इस हवाले से आज बात करेंगे। मेरे से सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं ज़फ़र अब्बास लक साहब, रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं। ज़फ़र अब्बास साहब, वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में। और एज़ यूजुअल जो है वो अजीज़ शेख साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और नुमाइंदा लाहौर रंग है, इन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की है। शेख साहब वेलकम प्रोग्राम में आपको कहते हैं। और इसी के ऊपर जो है वो हमारे साथ कानूनदान रिदा नूर साहिबा भी हैं, इनसे भी जो है वो इसके ऊपर बात करेंगे। मैडम आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। शेख साहब, क्या खबर है, आप मुझे बताइएगा कि ये लग्जरी गाड़ियाँ जो है वो कितनी ज़रूरी थी पंजाब हुकूमत के लिए, और ये मनसूबा 18 मार्च 2024 को शुरू जो है वो किया गया, और जो है वो अगले 31 दिसंबर तक 25 तक ये मुकम्मल कर लिया जाएगा। बड़ी जल्दी जल्दी ये मनसूबा मुकम्मल किया जा रहा है। क्योंकि मियाँ साहब ये जो आला तरीन ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये उनका ज़ाती मनसूबा है। ये लाहौर ही में DHA फ़ेज़ 9 में ये एक GOR बनाने का मनसूबा बनाया गया था। इब्तदाई तौर पर इसके बारे में ये तय हुआ कि CNW जो एक बड़ी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो इसको मुकम्मल करेगी, लेकिन उसके बाद पंजाब हुकूमत की एक अथॉरिटी है जो कि इससे ज़्यादा महंगी है, ज़्यादा पैसे लेती है, जो IDAP है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास होता है उसके तहत ये IDAP को दे दिया गया मनसूबा। 1 अरब 64 करोड़ पे इसकी इब्तदाई लागत थी, 1 अरब 64 करोड़ 45 लाख रुपए, और उसे ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया। अब इसकी लागत 2 अरब 69 करोड़ 12 लाख रुपए। कितना इजाफा हुआ लागत में? 1 अरब 5 करोड़ के करीब इस एक प्रोजेक्ट की लागत में इजाफा, और ये सिर्फ 27 घर हैं मियां साहब, सिर्फ 27। और किस किस के लिए ये हैं? और यहाँ पर भी हाँ जी, आमतौर पर ये देखा गया है कि हमारे अफसरान में 2 तरह की डिवीज़न है। एक DMG है जिनको हम पैस अफसरान कहते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो अफसरान हैं, एक PSP हैं और एक PMS होते हैं। इतनी भी ये भी सुनने में आता है कि अगर एक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का असिस्टेंट कमिश्नर हो, वो अपनी पोस्टिंग पसंद नहीं करता किसी ऐसे ज़िले में जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर PMS का हो, इतना वो अपने आप को ब्लू ब्लड समझते हैं, नजीबुल तरफैन समझते हैं, ये PMS को पास वाले अपने आप को समझते हैं। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले, DMG वाले अपने आप को नजीबुल तरफैन समझते हैं, वो पसंद नहीं करते PMS अफसरान को, और इसी तरह से PSP हैं। अब यहाँ पर भी एक फ़र्क रखा गया है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान और पुलिस सर्विस के अफसरान, वो भी ग्रेड 20 और उससे ज़ायद के, ग्रेड 20 के, 21 के और 22 के अफसरान को यहाँ पर रिहाइशगाहें मिलेंगी। ये 27 करोड़। यहाँ पर ये वाज़ह कर दें मेरे नाज़रीन को कि क्या ये इनकी रिहाइशगाहें इनकी ज़ाती होंगी या सरकारी होंगी? ये सरकारी एक GOR बनाने जा रहे हैं। एक और GOR? पहले कितने GOR हैं? पहले बहुत ढेर सारे GOR। टेढ़ा पिंड लाहौर का एक मशहूर तरीन इलाका है जहाँ पर पैरागोन वगैरह और वो। अच्छा शेख साहब, यहाँ पर ये बता दें कि कमी हो गई थी रेजिडेंसेस की जो सरकारी तौर पर, इसलिए ब्यूरोक्रेसी के लिए जो बनाया जा रहा है। कमी तो है, हमेशा से सरकारी मुलाजमिन, क्योंकि एक आम सरकारी जो क्लर्क होता है उसको रिहाइशगाह के लिए, उसके लिए ऐवान वज़ीर आला से डायरेक्टिव लेना पड़ता है तो उसको रिहाइशगाह मिलती है, और उनके लिए जो फ्लैट और उनकी जो सूरत हाल है वादल कॉलोनी में, चुबरजी में कोई भी जाकर देख सकता है। लेकिन तो वो तो बड़े खस्ता हाल हैं, और मैंने कई देखे हैं, वो टूट फूट का शिकार है, उनकी रेनोवेशन तो कोई नहीं करता। बिल्कुल भी नहीं होती उनकी रेनोवेशन, वैसे होती है कागजों में, हर साल होती है। मुतल्लिका जो एक्सियंस हैं CNW डिपार्टमेंट के, वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन वहाँ पर कतई तौर पर नहीं होता। अब ये जो DHA फ़ेज़ 9 में नई GOR बनाने जा रहे हैं, एक तो इसमें 1 अरब से ज़्यादा इजाफा। अब
पीएनडी बोर्ड का ही एक एजेंसी है, डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन, डीजीएमई। डीजीएमई के कुछ लोगों ने विजिट किया इसी जीओआर का, और जब उन्होंने इसका विजिट किया, उन्होंने इस तकरीबन जो अब 2.5 अरब से भी लागत बढ़ गई, उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट की पोल खोल कर रख दी। उन्होंने रिपोर्ट अपनी जारी की। पोस्टमार्टम किया, आप समझते हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने पोस्टमार्टम किया। उन्होंने कहा इंतहाई नाकस मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, डिज़ाइन यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो यहाँ पर जो तय की गए थे कॉन्ट्रैक्ट की तमाम तर जो कंडीशंस थी उनके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। जितने वहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं उनके लिए हिफाजती इंतजाम मौजूद नहीं है, और 2 इजाफी घर बनाए जा रहे हैं। ये उस रिपोर्ट में कहा गया कि 27 की सैंक्शन है, 29 घर बनाए जा रहे हैं। अब एक सुबह अगर पंजाब की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट फोरम है वो सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास होता है, उसने अप्रूव किए हुए हैं 27 घर, वहां पर बन रहे हैं 29। किसकी मंजूरी से? आईडैप ने वो 2 इजाफी घर बनाए। और एक और बात, मियां साहब, एक जो प्रोजेक्ट होता है उसके सबसे पहली बात यह है कि आप इस चीज़ से बड़े वेल अवेयर है कि गली की अगर एस्टिमेट आप अगर किसी से लगवाते हैं काम, सिविल इंजीनियर, वो कहेगा 20 लाख में बन जाएगी। जब वो सरकारी किसी अफसर से लगवाया जाएगा और सरकारी एजेंसी से, वो कहेगा 2 करोड़ रुपए में बनेगी, और उसके 3 माह के बाद उसकी लागत फिर डबल कर दी जाएगी। अब ये 1 अरब 64 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो कि 2 अरब 64 करोड़ रुपए तक का कर दिया गया। अब ये जो इस जगह के हवाले से भी बड़ी एक दिलचस्प बात है, ये 56 कनाल जगह है। ये 56 कनाल जो जगह है, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के सीनियर मेंबर ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को दी थी। ठीक है। और उसमें ये शर्त रखी थी कि इसमें से जो 40% जगह है भी उस लेटर में वाजे लिखा गया है डिप्टी कमिश्नर लाहौर को। जीओआर के लिए जगह की डिटेल्स मांगी, डीसी ने एसएमबीआर को लेटर लिखा, एसएमबीआर ने कहा ये 56 कनाल जगह ले लें, लेकिन इसमें से 40% जो जगह है ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के मुलाजमीन के लिए इस्तेमाल होगी, लेकिन उसको ब्यूरोक्रेसी ने मुकम्मल तौर पर निकाल दिया। उन्होंने कहा ये डीएचए है, ये फेज 9 है, सारे इस यहाँ पर वैसे भी वो ये उनका अपना मनसूबा है, वो जो मर्जी कर लें, फंड जितने मर्जी रख लें, लागत जितनी मर्जी बढ़ जाए, उन्होंने तो ये मुकम्मल भी कर लेना, पैसा भी आ जाना। ये कौन सा कोई आम मनसूबा है? अप्रूव भी हो गया। अप्रूव तो होना ही है, ये बड़े जल्दी हो चुका है। इसके अलावा पंजाब हुकूमत के बड़े मनसूबे हैं जिसके ऊपर अभी तक जो है वो सिर्फ PC1 नहीं आया, जिस तरह कैंसर अस्पताल है। और बड़े ज़फ़रबाज उलग साहब से पूछते हैं, चूँकि ये रिटायर्ड IG हैं और ब्यूरोक्रेट ही हैं, ये भी बताइएगा ज़फ़र साहब कि क्या आप समझते हैं कि अभी हमारे दरीश शेख साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बीट करते हैं सेक्रेटेरिएट की, ये एक मामला है, क्या आप समझते हैं कि इतना कुछ ब्यूरोक्रेसी के लिए उनका हक बनता है, ये होना चाहिए सब कुछ? देखिए, घर तो एक सरकारी मुलाजमीन का जो हमारा सब कॉन्ट्रैक्ट में एक पैटर्न है। आपने देखा सबसे पहले अंग्रेज़ों ने GOR बनाया, जो अभी मौजूदा सबसे बड़े घर हैं जहाँ पे माल रोड पे हैं जो, और उसके बाद छोटे छोटे बहालपुर हाउस है, एक और बना जो टाउन में बना। तो क्योंकि अफसरान की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई तो घरों की ज़रूरत होती है, घर तो एक रूटीन में बनते रहते हैं। अब बात यह है जी कि जो हमारी इस वक्त इक़्तिसादी हालत है वो बिल्कुल इजाज़त नहीं देती कि आप एक लेविश और लग्जूरियस किस्म की स्पेंडिंग करें। आप बड़े सिंपल घर बनाएं। देखें, एक सरकारी मुलाजम कोई भी हो, चाहे वो ग्रेड 22 का है, और 20 से 22 तक अगर आप, ये सीनियर लोग हैं 20, 21, 22, वो किसी डिपार्टमेंट के भी हो, मेरे ख्याल में 10 मरले का घर होना चाहिए। खूबसूरत जगह हो, बेशक DHA में बनाओ, जगह अच्छी वेल प्लान्ड हो, ग्रीनरी हो, लेकिन घर 10 मरले से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं दिल्ली गया था जी, मुझे घर देखने का इत्तेफाक हुआ। उस वक्त जिस घर में इंदिरा गांधी मर्डर हुई थी, मैंने वो घर देखा। वो GOR का एक घर था, जैसे हमारा GOR है जी, ठीक है, इस तरह GOR था, उसका एक घर था वो। तो आप यकीन करेंगे जी, वो घर इतना सादा था, वो पूरा शीशे लगे थे, कमरे भी हमने देखे, जो फर्नीचर था। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहबा मर गई थी, वो उनकी फैमिली वहाँ नहीं रहती थी, वो उन्होंने एक बनाया था, उसमें उनकी यादगार बनाई थी। तो बड़ा सिंपल था, अंदर उनका अपना फर्नीचर था, एक वन ऑफ द GOR हाउसेज। मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि वो कितने सादगी का मैं दे रहा हूँ। हमारा प्राइम मिनिस्टर हाउस देखें, उनका देखें, वो हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क है, हमसे अमीर मुल्क है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला मुल्क है। ठीक है, तो हम पैसा ज़ाया करते हैं, फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। यही मेरा सवाल है कि क्या इस वक्त जो हमारे मुआशी हालात है मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, 10 मरले से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसी भी सरकारी मुलाजम का घर, चाहे वो इस्लामाबाद में है, वो इस्लामाबाद में घर छोटे हैं, वो 1 कनाल का होगा ज़्यादा, उसमें नहीं है बड़े घर। तो ये इनको चाहिए ये खर्चे कम करें। आप देखें ना, 2 अरब और 60 करोड़ शेख साहब कह रहे हैं, मुझे नहीं पता PC1 का उसका जो ये PC1 तो ऐसे इनके पास है कि ये मास्टरमाइंड है, जो PC1 गवर्नमेंट बनाती है पहले इनके पास होता है।
तो ये देखें 2 अरब अगर आपने 29 घर बनाने हैं, मेरे हिसाब में 2 करोड़ से ज़्यादा एक घर पे नहीं रखना चाहिए। ये तकरीबन 1 बिलियन के अंदर बनने चाहिए थे। अगर कोई एहसास होता, ये मेरा सवाल है, एहसास नहीं है बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे मनसूबे पंजाब हुकूमत के पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनकी ज़रूरत है, और ये जो मफादात आमा के मनसूबे हैं। नवीद साहब, ये पैसे लोन के पैसे हैं। देखिए, हमारे पास 9000 अरब बजट का डेफिसिट होता है हर साल, हम ये लोन लेके पूरा करते हैं। अगर लोन के पैसों को इस तरह हम उड़ा दें, शाही खर्च, फजूल खर्ची करें, शाही खर्च बस करें, यही मैं ये जो शाही खर्च करने वाला सवाल है मैं मैडम रिदा नूर से करूंगा, जो कि समाजी कारकुन और कानूनदान भी हैं। मैडम बताइएगा कि ये अभी आपके सामने एक मामला रखा है, इसको आप किस नाज़र से देखती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के मुआशी हालात आपके सामने हैं और हम गाड़ियाँ भी खरीदते फिर रहे हैं अपने अफसरान के लिए, और उनके लिए घर भी बनाए जा रहे हैं, और बहुत सारे पंजाब हुकूमत के मंसूबे हैं, वो अभी तक उनके लिए फ़ंड जारी नहीं हो सके। लेकिन अगर महंगाई की बात करें तो वाम जो है वो तरस रही है। इस वक्त नबीना अफराद भी अगर देखें तो वो भी पंजाब असम्बली के सामने बैठे के नौकरी दें। तो हमारे जो बाबू हैं जो इसी वाले कमरे में बैठते हैं, जो जिनको रीढ़ की हड्डी भी हम कहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे इस केस के ऊपर, इस मंसूबे के ऊपर? इनको रीढ़ की हड्डी आप प्लीज बिल्कुल भी ना कहें कि इनकी टूटी हुई टांग है जिन्होंने पूरे मुल्क का पहिया जाम कर दिया। लेकिन इनके बारे में कहा जाता है ना कि यही काम चला रहे हैं, सियासतदान आते जाते रहते हैं, ये हमेशा रहते हैं। नहीं, वो देखिए, मैं इसको बताती हूँ, जो हमारे पाकिस्तान की सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है ना, ये इसमें 3 निज़ाम पाए जाते हैं। सब कॉन्टिनेंट से पहले हमें मुगल एरा देखा जाता था, उसके बाद आ गई ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और जो अंग्रेज़ तो आया ही लूटने के लिए था, ठीक है जी। आपको पता है, यहाँ से माल लेके जाता था, माल लेके वहाँ पे ठीक करते थे, फिर वहाँ पे टैक्स लगा के फिर दोबारा यहाँ पे ला के बेचता था। तो अंग्रेज़ का तो आपको पता है, कॉटन इधर से लेके जाते थे, फिर उधर जाके महंगी बना के यहाँ पे वापस आके बेचते, 300% टैक्सेस लगाते थे। तो अंग्रेज़ ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी अयाशी करने की और अपने लिए एक ऐसा निज़ाम बनाने के लिए जिसमें उनको हर तरह, लेकिन उसमें तो फ़र्क नहीं पड़ा, हम उससे ज़्यादा अयाशी कर रहे हैं मैडम। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद जो पाकिस्तान में निज़ाम लाना था ना, वो हमेशा से इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म था। एक ऐसा निज़ाम था जहाँ पे इस्लाम की बुनियाद पे जमहूरियत आएगी। और इस्लाम की जमहूरियत की बात करें तो इस्लाम की जमहूरियत ये है कि जो इस्लाम में मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन है, उनके पास अगर मीठा पकाने के पैसे बच जाएं तो वो स्टेट को पैसे वापस कर देते थे कि मेरा जो आम रोटी है वो पूरी हो जाती है, तो मुझे मीठे के पैसे नहीं चाहिए। यहाँ भी क्या होता है, इसके बरक्स जो सरकारी मुलाजमीन है वो कहते हैं हमारे पास प्राइवेट रिहाइश का है, आप सरकारी रिहाइश का, हमें पैसे दे दो, हाउस रेंट दे दो। तो यहाँ पे तो अभी तक किसी को इतनी शर्म नहीं आई ये कहते हुए, इतनी लंबे अरसे से हमारी ब्यूरोक्रेसी चल रही है कि वी हैव आवर प्राइवेट रेजिडेंसेज, हमने रेंट नहीं लेना। यहाँ पे हर बंदा, हर ब्यूरोक्रेट, जो बेशक उनका हक है, बिल्कुल है, ऐसी बात नहीं है कि दे आर इन द सर्विस, वो आवाम की खिदमत कर रहे हैं, पर कौन सी आवाम की खिदमत? आप देखें ब्यूरोक्रेसी में कौन सा ऐसा मुलाजिम है जो कि वो तो कहते हैं, वो तुमने आपको मुलाजिम कहते हैं, वो तो कहते हैं हम सरकारी अफसर हैं, हम आ गए, उसके बाद अब हमारा कोई काम नहीं है, हमने अन्यवार लूट रहे, हमने लूट मचानी है। और तो इनको मैडम, इनको कोई पूछने वाला है? बिल्कुल भी कोई। सियासतदानों के ऊपर तो वो जेल में भी जाते हैं, उनके मुकदमात भी होते हैं। मास वाइज चंद एग्जाम्पल के, जो ब्यूरोक्रेसी की अगर बात करें, चंद एग्जाम्पल्स होंगी, लेकिन इनको कोई पूछने वाला है? इनमें भी 2 कैटेगरीज आती है। एक जो एग्जाम्स देके आते हैं उनको मैं फिर भी थोड़ा सा बेहतर समझती हूँ कि वो चलो काबिलियत पे तो आते हैं, जैसी भी काबिलियत है, जो भी काबिलियत पे आते हैं। एक होती है प्योरली पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, जो कि डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होती है 20वें 21वें ग्रेड पे, वो तो बिल्कुल ही खस्ता हाल, इस काबिल भी नहीं होते, वो प्योरली पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा देखिए जो दूसरी अपॉइंटमेंट्स है ना, जो CSS के थ्रू, DMG के थ्रू, PMS के थ्रू आती हैं, वो जो भी हैं वो मेरिट पे हैं, वो कम से कम प्रमोशन के थ्रू आती हैं। लेकिन आकर फिर मैडम जो उनका हाल है, बिल्कुल देखिए वो ब्यूरोक्रेसी कमरों में बैठी है और जो एक लंबी लाइनें, और किसी की जरूरत नहीं है कि हाँ बंदा सायल कमरे में जा सके। अपने आप को खुदा समझते हैं, शायद मुझे नहीं समझ आता वो इस तरह का इतना बैड बिहेवियर। जबकि इसके बड़े अगर हम US में देखें ना, तो
ऊपर ये एक डिसेंट ब्यूरोक्रेसी है। ये जो पाकिस्तान में फॉलो होती है ना, ये बादशाहत का निज़ाम है जो ताजा बरतानिया से लिया गया था। देखिए ताजा बरतानिया ने तो काम ही ये किया था कि वी आर अनटचेबल, क्राउन कैन डू नो रॉन्ग, किंग कैन नॉट रॉन्ग, और जो मिनिस्टर्स है ना वो क्राउन के सरकार पर्सनल मुलाजिम समझे जाते थे, जिसकी वजह से मिनिस्टर्स को भी प्रोगेटिव्स, रॉयल प्रोगेटिव्स और इम्यूनिटीज थी। और इसी तरह फिर जो उनके आगे ब्यूरोक्रेसी थी। बिल्कुल, आपसे मैं इस सवाल मेरा ये है कि आपने कहा कि ये CSS करके मेरिट पर आते हैं, मैं आपकी बात पर बिल्कुल ये बात को मानता हूँ और आप ठीक कह रही, लेकिन जैसे ही ये CSS करने के बाद जो है वो आते हैं, फिर इनके अंदर जो दिमाग आ जाता है वो एक गरूर, तकब्बर और अशराफिया वाला दिमाग आ जाता है। आपने एग्जांपल देखी हैं ब्यूरोक्रेसी की, आपके सामने है। तो आम आदमी बेचारा जब जो है वो कोशिश करता है, कुछ साइल है, तो कई दफ़ा चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानब से डायरेक्शन दी जाती है, आर्डर दिए जाते हैं कि इनको मखसूस औकात कार में साइलिन को मिलें, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं करता। तो फिर मेरिट तो हो गया, लेकिन आगे जो वाम के लिए काम करना है, ज़रूरी तो पब्लिक है। वो वाम के लिए तो आए नहीं, वो तो अपने घर लेने के लिए आए हैं, लूटने के लिए आए हैं। उनका तो जब वो आते हैं ना, तो इसी आप इस वक्त किसी भी मेरा ख्याल में अकेडमियों में चले जाए ना, जो CSS करवा लें, किसी एक से पूछ लें, वो ये नहीं कहेंगे कि हम आवाम की खिदमत करना है, वो कह रहे हैं सब एक शॉर्टकट टू सक्सीड योर करियर। तो वो आते ही इस नियत से कि हमने लूट मार करनी है। तो उनको ये मेरे ख्याल में बेसिकली देयर नीड्स टू बी वेरी गुड एंड मैस लेवल रिफॉर्म्स इन दिस एरिया, कि जिस तरह आप आर्मी में ट्रेनिंग करते हो ना, प्रॉपर 5 के बाद 7 के बाद आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है अगर आपने आर्मी का महकमा ज्वाइन करना है, तो इसी तरह से सिविल ब्यूरोक्रेसी की अच्छी तरबियत और उनके अंदर जज्बा जहाद और जज्बा ईमानदारी डाला जाए। दृश्य एक साथ से पूछ लेते हैं कि मैडम अजीज़ा नूर के मौक़िफ़ के ऊपर आप क्या कहेंगे? इन्होंने पार्टीशन से पहले की बात की है, अंग्रेज़ दौर, ज़ाहिरी बात है उन्होंने यहाँ पर कब्ज़ा किया, लेकिन मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि उस वक्त कोई भी बासर आदमी अगर कानून तोड़ता था तो ये यकीनी होता था कि उसको सज़ा मिलेगी। ये इसमें कोई दो राय नहीं थी कि इसको सज़ा नहीं मिलेगी, कोई भी बासर आदमी। लेकिन आज वो बासर आदमी कवानीन तोड़ता, सैकड़ों मिसालें हैं। अब उनके सोशल मीडिया पर वो ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, मीडिया में चीज़ें हाईलाइट, जो बासर आदमी है उसके खिलाफ कार्रवाई इस मौजूदा निज़ाम में नहीं है मुमकिन। दूसरी इन्होंने बात की, जो तमाम तर अफसरान आते हैं, बड़ा सख्त कंपटीशन होता है, इसके साथ साथ इनको आपके इल्म में मुझसे बेहतर है कि प्रमोशन के लिए कोर्सेज भी करने पड़ते हैं, सारा कुछ करना पड़ता है। अब पूछने वाली जो बात है, हमारे जो एहतसाबी इदारे हैं, एंटी करप्शन पंजाब है, एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, अभी माजी बैद की नहीं, माजी करीब की बात है, एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब ने एक इंक्वायरी में पंजाब के 2 ताकतवर तरीन ब्यूरोक्रेट्स को नामजद कर दिया। ठीक है, वो एक साबिक वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट का वो केस था एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट में। जब ये दोनों पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरान के नाम उसमें शामिल किए गए, पूरे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी इकट्ठी हुई है, तमाम DM के अफसरान इकट्ठे हो गए, और उसके बाद चश्मे फलक ने यह भी देखा कि वो जिस ADG ने वो नाम शामिल किया था उसको ओहदे से हटाया गया, और वो ही वॉज द ब्लू आईडी पर्सन ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट। वो क्योंकि अपोजिशन के खिलाफ सारे जो केसेस वगैरह हैं उनमें वो सारी उसने इंक्वायरी बड़ा फास्ट की थी, लेकिन जब 2 DMG अफसरान का नाम गया उस इंक्वायरी में, तमाम अफसरान इकट्ठे हुए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के मुताबिक ये कहना है ज़राए का, और मैं बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूँ, उन दोनों अफसरान का नाम निकाला गया, वही ADG जिसको ओहदे से हटाया गया था उसको वापस लगाया गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो की बात करते हैं, आहद चीमा साहब को साबिक DGLD रहे, उनको जब अरेस्ट किया गया था उसके बाद पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने काम छोड़ दिया था, प्रोटेस्ट वगैरह भी हुआ, पर्चे भी हुए, क्योंकि उस वक्त उनके मुखालिफ जो समझे जाने वाली पॉलिटिकल पार्टी थी, उनकी हुकूमत थी। फिर ये भी देखने में आया कि सबसे ताकतवर तरीन जो पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट थे, फवाद हसन फवाद साहब, उनको भी अरेस्ट किया गया। उसके बाद ये प्रैक्टिकली ये हुआ, मियां साहब के आपके इल्म में ये बखूबी है कि ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया था। उन्होंने कहा भैया हमने समरी साइन नहीं करनी, हम इधर फंड्स को कहेंगे जारी कर दीजिए, उधर नैब एंटी करप्शन इंक्वायरी खोल लेंगे। उस वक्त के एक साबिक आला अदलिया के जज थे और उसके रिटायर्ड जज चेयरमैन नैब थे उस वक्त, वो पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट आए थे और उन्होंने आगे यकीन दहानी करवाई थी, आप काम करिए, आपके खिलाफ कोई कार्य। अब बात यह है कि जो करप्शन करता है ब्यूरोक्रेट, उसको पकड़ के टांगना नहीं चाहिए, बजाय इसके कि वो अगर किसी ब्यूरोक्रेट का नाम आया था उस इंक्वायरी में तो ये ठप हो गई थी, फिर जी ठप हो गई इंक्वायरी।
अभी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई, एंटी करप्शन की मिसाल हमने दे ली, हमने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की हमने मिसाल ले ली। इसके साथ एक और भी हमारे पास मौजूद है एजेंसी जिसको हम वफाकी हुकूमत कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट वी एन, जिसके अंदर ये तमाम तर ब्यूरोक्रेट्स आते हैं। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। पंजाब की एक बड़ी ताकतवर अथॉरिटी मौजूद है, उसके सबसे बड़े अफसर थे, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी की गई एंटी करप्शन में, उसके खिलाफ एक इंक्वायरी की गई पंजाब पुलिस के एक ताकतवर तरीन अफसर की जानिब से, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी वफाक में भी की गई। तीनों जगह से ये कहा गया इस बंदे को नौकरी से बरतरफ किया जाए, इसके एसेट्स फ्रीज किया जाए, इसके साथ इसके खिलाफ पर्चा भी दर्ज किया जाए, लेकिन उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई पुलिस ही की और वो तमाम तरह केसेस जो हैं वो खत्म हो गए। खत्म हो गए, यानी कि बिल्कुल किसी किस्म ये मामला ठप कर दिए जाते हैं। जफरबाज लक साहब से पूछते हैं, जफर साहब बताइएगा कि आप भी खुद रहे हैं आईजी, और क्या आप बता सकते हैं कि आप रिटायर्ड हैं, तो कोई गलत काम करने के लिए कहा जाता है, कोई प्रेशर जो उस वक्त की हुकूमत होती है आपको कोई कहा जाता है कि ये कर दें ये कर दें, कैसे इससे आप बचते हैं? देखिए नबी साहब, अभी ये आपके सवाल का जवाब जो है आजकल का जो ज़माना जिस पे हम जा रहे हैं आपको ख़ुद ही मिल जाएगा। अभी फरवरी में इलेक्शन हुए हैं, अब देखें छोटी मोटी बदयांती जो लोगों के साथ है, सही फैसला ना करना, वो तो होता रहता है। करप्शन जैसे शेख साहब ने कहा, देखें इस ब्यूरोक्रेसी में आरओ जो थे वो सिविल सर्विस के थे, डिप्टी कमिश्नर थे, असिस्टेंट कमिश्नर थे और पुलिस शामिल थी। इन्होंने देखें पूरे मुल्क में अनप्रेसिडेंटेड धांधली कराई गवर्नमेंट के कहने पे। उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी वो फौजी गवर्नमेंट थी, वो सिविलियन गवर्नमेंट थी, केयर टेकर गवर्नमेंट। आप कहते हैं इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी, मैं इल्ज़ाम लगा रहा, ये 100% प्रूवन बात है कि पूरे मुल्क में धांधली हुई है जो अनप्रेसिडेंटेड है और ब्यूरोक्रेसी ने कराई है। और किसने कराई? आरओ कराता है धांधली, और कौन कराता है? आरओ जो होता है जो उसने मतलब है जो फार्म 45 के 47 हारे हुए जिता दिए। अच्छा, आप समझते हैं कि ये फिर ये जो ब्यूरोक्रेसी है जो भी है ये हुकूमत वक्त की गलत और नाजायज़ काम करते हैं? आपके सामने ये कल की बात है, अगर आपको नहीं पता तो फिर आप एडिटर हैं, आपको होना चाहिए पता। 8 फरवरी में इलेक्शन हुआ, अभी 8 महीने हुए हैं, इतनी धांधली दुनिया में आज तक किसी इलेक्शन में नहीं हुई, दुनिया में मैं कह रहा हूँ। फिर यही वजह है कि हुकूमत ब्लैकमेल भी होती है, फिर इनके काम भी करती है जिस तरह के। ब्यूरोक्रेसी बेचारी ने क्या ब्लैकमेल करना है? बेचारी तो ना कहें, देखें पूरे पाकिस्तान का आपके मुताबिक इलेक्शन उल्टा कर दिया, तो अब बेचारी कैसे होगी? इसके कहने पे किया, देखें जो करवाता है आप उनको तो छोड़ गए। देखिए मेरी बात सुने, देखिए जो चीफ मिनिस्टर होता है, जो सूबे का सरबराह होता है, 2 मिसालें मैं देता हूँ। एक तो ये आजकल भाना जी फौज ने करवा दिया। देखिए नवाब कालाबाग अयूब खान के गवर्नर थे, आले नाल थे, जो उनकी इंतज़ामिया एडमिनिस्ट्रेशन थी वो मिसाली है। ये लेन देन है, वो मिसाली है। अच्छा, ये लेन देन है। आगे आ जाएं, फिर आगे जनरल जिलानी ज़ियाउल हक के गवर्नर थे, उनकी हमने नौकरी की है उनके साथ, गवर्नर जिलानी साहब के साथ हमने ज्वाइन की, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन थी। देखिए ये डिपेंड करता है जो सूबे का सरबराह है, ये तो आ गया जो डे टू डे उसकी परफॉर्मेंस है। अगर सूबे का सरबराह उसकी प्रायोरिटी इंसाफ नहीं है, उसकी प्रायोरिटी है सियासी फ़ायदा लेना, तो वो ब्यूरोक्रेसी को उधर मोड़ देगा, वो ऐसे अफसर लगाएगा जो उनका वो काम करेंगे। जिस चीफ मिनिस्टर की ये मंशा होगी कि मैंने अपने अवाम को इंसाफ देना है, वो अच्छे अफसर लगाएगा, वो उनको पूछेगा, वो मॉनिटरिंग करेगा। लेकिन जब धांधली करके कोई, जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी धांधली की गई और ब्यूरोक्रेसी में लवस है, तो फिर जब हुकूमत आएगी तो फिर वही लोग लगाएंगे जो जिन्होंने धांधली करवाई है। यहाँ पर एक लक साहब एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपका जवाब मैडम रिदा से भी लेंगे और अदरीश शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। वेलकम नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, और ब्यूरोक्रेसी का जो एक मनसूबा है जो लाहौर के अंदर 27 लग्जरी जो है वो रहायश गाहें बनाई जा रही हैं और 1 अरब 5 करोड़ का इजाफा इसकी लागत में हुआ, यानी कि डबल लागत हो चुकी है। और मनसूबा जो है वो जल्द जल्द इसको पाया तकमील तक पहुँचाया जा रहा है, और इसके जो है वो फ़ंड्स भी जो है वो इसके ऊपर जो है वो फ्राहम कर दिए जाते हैं। लेकिन बाकी जो मनसूबे हैं वो पेंडिंग इस वक्त हैं जो पंजाब हुकूमत की है। तो इससे पहले जो कुछ गाड़ियाँ भी खरीदी गई हैं, ख़रीदने का फ़ैसला किया गया, वो भी करोड़ों की गाड़ियाँ, वो भी ब्यूरोक्रेसी के लिए। और पाकिस्तान के मुआशी हालात आपके सामने इस वक्त जो हालात हैं और किस तरह जो है वो हम अपना गुजारा कर रहे हैं। तो अभी बात ये कर रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी
यहाँ पर ज़फ़र अब्बास लक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिटायर्ड आईजी हैं। उन्होंने ये कहा कि जी ब्यूरोक्रेसी जो है वो जो इलेक्शन थे इसके ऊपर भी ब्यूरोक्रेसी ने हुकूमत का साथ दिया उस वक्त की, और जब धांधली की। तो क्या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये हुकूमत के साथ मिलकर कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी इख्तियार करते हैं? अगर उनके गलत काम करते हैं तो फिर जब हुकूमत आती है तो फिर उनके भी वो काम करते होंगे। इस हवाले से रिदा नूर से पूछते हैं, जो कानूनदान भी हैं और समाजी कारकुन भी हैं। रिदा नूर साहब, बताइएगा कि ये जो है कि क्या सियासतदान और जो ब्यूरोक्रेट से जो मिले हुए हैं और एक दूसरे के जो है वो गलत काम भी करते हैं, और कुछ दो और कुछ लोग ही पॉलिसी भी इख्तियार करते हैं? ये जो ब्यूरोक्रेट्स है ना वो एक ऑफिस है, एक पर्सन नहीं है। इसी तरह जो सियासतदान है ना वो पर्सन है, ऑफिस नहीं है। तो कुछ लोग की पॉलिसी पे मैं इसलिए एग्री नहीं करूँगी कि देखिए वैसे तो लेने देने दोनों वाले बराबर के शरीक होते हैं, लेकिन अगर देने वाले को कंट्रोल कर लिया जाए ना तो लेने वाले का कसूर कोई नहीं है। लेने वाला बेबस है इस मामले में, क्योंकि लेने वाले के पास ऑप्शन नहीं है। अगर वो नहीं भी ले रहा तो फंसता तो वो फिर भी है, तो वो लेके पास जाए तो बेहतर है। तो यहाँ पे तो आप समझते कि ब्यूरोक्रेट्स बेबस हैं? मैं सब देखिए इसमें 2-3 कैटेगरीज आती है। कुछ बेबस हैं, कुछ तो आते ही करप्शन करने हैं, कुछ ने तो अंत चुकी है, कुछ ने तो समझा ये हुआ है ना कि अवाम का पैसा नहीं है, उनका पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है और वो लूट मार करी जा रहे हैं, और वही इस वक्त इंजॉयमेंट में है। उनको नहीं शर्म आ रही कि ये गरीब लोगों का पैसा है, उन लोगों का पैसा है जो 50 रुपये 100 रुपये 100 रुपये लगा कर रिक्शे पे जाते हैं। वो लोग हैं जो 50-50 रुपये में घर में काम करते हैं। आप देखिए घरेलू मुलाजमा की कितनी तनख्वाह है, मेरे ख्याल में उसकी 100-150 रुपया दिहाड़ी बनती है घरेलू मुलाजमा की। एक रिक्शे वाला रात को कितना कमाता है? 300-400 रुपया कमाता है। और आप ब्यूरोक्रेसी देखें, एक ब्यूरोक्रेट की रात को आप गाड़ी देखें और देखें रात को कितनी चीजें लेके जाता है घर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे आप देखें, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालें हमारे सरकारी महकमों के। मैं एक ऐसे महकमे की बात करें, यहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन का महकमा है, एंटी बैगरी का महकमा है। आज आपको हर जगह भीख मांगते हुए सड़क पर नजर आ रहे हैं। आप फिगर्स निकालें, महीने की 2 से 3 करोड़ रुपया उस महकमे की लागत आ रही है। आप नापा निकालें जो कि प्रिजनर्स के लिए काम कर रहा है, कैदियों की हालत खस्ता हाल है। आप कोई भी महकमा निकाल दें, अगर कोई महकमा काम कर रहा होगा, नाकस कारकर्दगी है तो फिर हम करोड़ों रुपए अरबों रुपए इनके ऊपर क्यों खर्च करते हैं? आप नाकस कारकर्दगी की बात करें, इनकी कारकर्दगी है ही कोई नहीं। वो सारे का सारा जो अवाम का पैसा है वो उनके घर जा रहा है। ऊपर उल्टा आप जो इनकी मंथली आप इनके राइट टू इन्फॉर्मेशन में निकलवाएं। एक तरफ आप कह रही हैं कि मजबूर है और दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि वो जो है वो उनकी कारकर्दगी भी जो है वो सिफर है। तो फिर आपका मौक़िफ़ क्या है? मेरा मौक़िफ़ ये है कि ब्यूरोक्रेसी में एक बंदा नहीं आता, इसमें प्रॉपर हम एक बंदे की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ पर पूरी ब्यूरोक्रेसी के ऑफिस की बात कर रहे हैं। इसमें ग्रेड्स एंड रैंक्स हैं। जो हाईएस्ट ऑफिसर है ना उसकी बात करें तो वो तो मैंने आपको बताया कि वो देखिए पंजाब हुकूमत की जानिब से 6 से 7 मनसूबे अभी तक जारी किए गए हैं, जिसमें जो है वो एक अस्पताल बनाना है, उसके अलावा जो है वो किसान कार्ड है और भी मुख्तलिफ सारे मनसूबे हैं। लेकिन उनके जो PC1 मंजूर करने, उसके साथ फंड्स का जरा करना वो तो नहीं हो सका। लेकिन इनके मनसूबे की लागत भी डबल होगी, फंड्स भी जारी हो गए, घर भी बन रहे हैं। ये तो आप बहुत बड़ी छोटी मिसाल दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे करप्शन करनी होती है तो रातों रात ऐसा वैसा खुर्द करते हैं ना कि पता भी नहीं लगता कि ये तो वो है जो ऑन रिकॉर्ड बातें आ रही हैं। देयर आर सो मेनी डिसफंक्शनल इंस्टीट्यूट्स जिनकी अभी भी सरकार बोझ उठा रही है, खर्चे उठा रही है, और वो महकमे चलते जा रहे हैं। और वो महकमे वो है जो किसी के कंट्रोल में सिर्फ नहीं आते। कारकर्दगी है जी। इतना पैसा लगाने के बावजूद अगर 2023 और 24 की बात कर लें या उसके साथ एक साल पिछला भी ऐड करें तो 8.5 अरब रुपए की गाड़ियाँ ही खरीद ली हैं। ये गाड़ियाँ कहाँ जाती है इसके ऊपर तो हम शो कर चुके हैं। लेकिन आज का टॉपिक है कारकर्दगी और जो इनके ऊपर जो नवाज शाह है। शेख साहब, सिफर कारकर्दगी है और आप क्या समझते हैं अगर सिफर कारकर्दगी है तो महकमे फिर कैसे चल रहे हैं? सब इसके हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा की जानिब से एक बहुत बड़ा एक स्टेप लिया गया है जिसको नाम दिया गया है KPIs। वैसे इस वक्त महकमे चल रहे हैं ये बंद पड़े हैं, ये भी बता दें। जी मैं बिल्कुल KPIs ये जो एक पॉलिसी शुरू की गई है पंजाब हुकूमत की पॉइंट इंडिकेटर्स हैं ये, और उससे पाबंद बना दिया गया है पूरे पंजाब की तमाम ब्यूरोक्रेसी को। उनको जो काम तफवीज़ किए जाते हैं, उनको जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, उनको पूरा करना उनकी ज़िम्मेदारी करार दी गई है कि अगर एक अफसर की ड्यूटी है कि उसने बाबू साहब ऊपर जाकर वो अगर प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है उसको देखना है तो वो उसकी तस्वीर भी उस तरह से बनाता है कि साथ GPS कोऑर्डिनेट्स भी उसके आते हैं। तो की पॉइंट
इंडिकेटर्स जो है उसमें झूठ नहीं बोला जा सकता, लेकिन कारकर्दगी को शायद वो उस तरह से वाजे नहीं करे। दूसरा, आपने जो बात की कारकर्दगी, मतलब शायद एक बुराई को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जाता, उसको इस तरह से ख़त्म किया जाता है या इस तरह की कोशिश की जाती है कि लगे कि गुर्बत को ख़त्म किया जा रहा है या बेरोज़गारी को ख़त्म किया जा रहा है, बिजली की कमी को ख़त्म किया जा रहा है। उसमें वक्त भी गुजरता रहता है, फंड्स भी चलते रहते हैं, महकमे भी चलते रहते हैं। चलो ये बता दें, आपकी गहरी नज़र है सिविल सेक्रेटेरिएट के ऊपर, PND के ऊपर 6 माह की मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस, हुकूमत की मैं नहीं पूछ रहा, वज़ीर आला की नहीं, मैं ब्यूरोक्रेसी की, आप क्या देखते हैं? आपका जो है वो क्या तज़िया है? ये सब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है शायद मार्च में अनान इक़्तिदार संभाला मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पंजाब में, और हमारे जो साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब थे मोहसिन नकवी साहब, उनकी जानिब से चूँकि वो केयर टेकर सेटअप एक्सटेंड होता जा रहा था, तो जो बजट था वो पूरे साल का नहीं आया। अब मार्च से 30 जून तक जो माली साल था, गुज़िश्ता माली साल, उस वक्त तक पॉलिसीज़ का तसलसल था उसी निगरान हुकूमत का। जो बजट आया जून में 1 जुलाई से, जो कि नए माली साल का बजट है, उसके बारे में कहा जा रहा था कि ये वाकई मुस्लिम लीग नून का बजट है और इसमें जो तमाम इनिशिएटिव्स होंगे वो इनके होंगे। लेकिन इसके साथ साथ जब हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं, कोई 20 से ज़ायद मनसूबे हैं जो कि पंजाब भर में बंद करने की मंजूरी दे दी, बंद करने की मंजूरी, कैब कर दिए गए मुकम्मल तौर पर। वो पिछली हुकूमत के थे। अब मुख्तलिफ वजूहात थी जिनकी वजह से उनको बंद करने की मंजूरी दी गई है। 1000 से ज़ायद तरक्याती स्कीमें पूरे पंजाब में ऐसी हैं जो कि ताहाल उनकी अप्रूवल नहीं हो सकी। नए जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इस नए डाटा के ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि कारकर्दगी बेहतर है। जो आप डाटा बता रहे हैं, टेक्निकल आप डाटा बता रहे हैं, उससे तो नहीं बेहतर लगता। ज़फ़र अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं कि 6 माह के अंदर जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, पंजाब हुकूमत तो अलग है ना, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर ही हुकूमत ने चलना होता है, तो इनका आप कारकर्दगी क्या समझते हैं? देखिए जी, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ब्यूरोक्रेसी की जो वर्किंग है ना, जब तक हुकूमत का सेटअप ठीक ना हो या जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है सूबे का, उसकी कंसर्न जो है वो ना हो, उसकी क्या कंसर्न है, अगर वो पॉलिटिकल उनसे काम लेना चाहता है तो उनको उस तरह मोल्ड कर देगा। देखिए, काम बिल्कुल सही नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि हुकूमत का सेटअप जो है, स्ट्रक्चर है, वो गलत है। वो कौन सी गलती है वो ज़रा बता दें। कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो जेली हुकूमत है, हारे हुए लोग हुकूमत कर रहे हैं, जो जीते हुए हैं वो नहीं है। ये सारे हारे हुए थे पंजाब में। अब वो जो चीफ मिनिस्टर जो है वो खुद हारी हुई है। अब वो जब काम करवाएगी ब्यूरोक्रेसी से तो उसके पास इंसाफ नहीं होगा, वो अपनी सियासी लेकिन सामने अब यहाँ पर क्योंकि नून लीग की नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन मैं उनसे जरूर पूछता, मैं भाई एक नेशनल आउटलुक की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। ब्यूरोक्रेसी को काम करवाता है चीफ एग्जीक्यूटिव। जब चीफ एग्जीक्यूटिव की अपनी पोजीशन ही गलत है। लेकिन देखें, इस वक्त मरियम नवाज सुबह से लेकर शाम तक मुख्तलिफ महकमों की विजिट करती हैं, ब्यूरोक्रेसी को तलब करती हैं, मनसूबे का रोज़ाना की बुनियाद पर ऐलान किया जाता है। तो आप देखें कितने मनसूबे अभी शेख साहब ने भी गिनवाए हैं। लेकिन बिल्कुल वो करेंगे, देखें वो तो ठीक है, अपनी कोशिश कर रही हैं। मैंने एक बेसिक बात बताई कि कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत नहीं है, ना फेडरल है ना प्रोविंशियल है पंजाब की। ये कोई काम नहीं। आप समझते हैं कि इस वक्त की जो ब्यूरोक्रेसी है मौजूदा हुकूमत सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है? टोटल उसकी जो आउटलुक है वो उनको सियासी मकसद के इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रोल देखिए, वो एक ब्यूरोक्रेट है साहब का, आईनी ओहदा है। आप देखिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को नहीं छोड़ा भाई। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कंप्रोमाइज्ड है, वो इंसाफ नहीं दे रहा, वो हुकूमत की मर्जी के सियासी फैसले कर रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहा। आप तो बहुत छोटी बात कर रहे हैं ना, ये तो बड़े छोटे छोटे लोग हैं बेचारे, ACDC, ये क्या है? मैं बात आपको कर रहा हूँ कि पूरा निज़ाम बिगड़ गया है। जब तक आइनी हुकूमत नहीं होगी, लेजिटिमेट हुकूमत नहीं होगी, कोई बेहतरी नहीं आ सकती। ये कुदरत का असूल है। ये आप छोटी छोटी बातें इनकी ना लें, ये क्या घर बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये छोटी बात है। ब्यूरोक्रेट जो है, मैं इसमें एक बात ऐड करूंगा कि ये देखिए, ये इल्ज़ाम आयद कर सकता हूँ मैं भी कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए, धांधली हुई, जो भी हुआ, ये असल में टॉपिक इलेक्शन का नहीं है, ये मेरी तरफ से एक इल्ज़ाम होगा। लेकिन जब मेरा रिजल्ट अनाउंस कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, उसकी अपनी हैसियत अपनी जगह, मेरा रिजल्ट अनाउंस हो गया और मैं MPA या MNA बन गया और MPAs के इंतखाब से एक वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब हो गया, तो वो पूरे तमाम कानूनी और आइनी तकाज़ों को सामने रखे वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब किया गया। इसी तरह से वज़ीर आज़म का किया गया, जिस तरह से सदर ममलिकत का हुआ, उसको हम गैर आइनी नहीं कह सकते, वो एक सियासी किस्म का इल्ज़ाम हो जाता है। लेकिन बात यह है, हमारी बात हो रही है ब्यूरोक्रेसी की।
बाउंड हैं तमाम पंजाब के महकमे और तमाम तर अफसरान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस को उनके तमाम महकामात जो कि कानूनी तौर पर हों उनको उनके ऊपर अमल दरामद के लिए, तो तमाम ब्यूरोक्रेसी तो बराह रास्त मातहत होती है। लेकिन हम चूंकि अपने टॉपिक से इन तमाम तर मामला की वजह से हट जाएंगे, यहाँ पर अफसरान ज़्यादा ताकतवर हैं। असल में जफर अब्बास अलग साहब चाहते हैं कि ये छोटे छोटे ब्यूरोक्रेट्स इनको छोड़ें, लेकिन ये छोटे तो नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, देखिए जब एक चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उसकी एक आउटलुक होती है, मैंने आपको 2 मिसालें दी हैं और मैंने बड़ी और सर्कमस्टांसेस मिसालें दी। नवाब कालाबाग, अयूब खान का गवर्नर, गुलाम जिलानी जनरल ज़ियाउल्लाह का गवर्नर, दोनों की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो मिसाली थी। लेकिन लाख साहब आप कंपैरिजन कर लें KPK का वज़ीर आला के साथ पंजाब का, वो वहाँ पे एहतजाज और धरनों का ऐलान करते हैं, ये यहाँ पर जो है वो मनसूबों का ऐलान कर रही हैं। पंजाब में डेवलपमेंट पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, ये तो अनडाउटेड बात है। डेवलपमेंट सबसे ज्यादा है कि नहीं पंजाब में? मेरी बात सुने, पंजाब सारे सूबों को करनी चाहिए। हम मुकाबला सूबों का नहीं कर रहे, हम करप्शन का मुकाबला नहीं कर रहे, कौन थोड़ी कर रहा है कौन ज़्यादा कर रहा है, हम बात कर रहे हैं देखें एक बंदे की पोजीशन। लेकिन आप चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे की बात कर रहे हैं कि वो अगर बेहतर हो तो फिर ब्यूरोक्रेसी चलती है। मैं यही कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ KPK और पंजाब के साथ। चलो रिदा नूर से पूछते हैं, ये उधर भी चले जाते हैं, वो बैठी हुई हैं, बताइएगा मैडम। सर इसमें ना देखिए जो पंजाब की इस वक्त कारकर्दगी है ना, उसके बारे में जो बातें की जा रही है, तो ये इसको मैं थोड़ा सा कहूँगी कि दिस इज़ अ वेरी क्लेवर मूव कि यहाँ पे वो इस साइड पे क्या करती हैं, नए मंसूबे ऐलान कर देती हैं। और नए मंसूबे क्या होते हैं? आवाम के पैसों पे, वो अपने घर से पैसे नहीं लेके आ रही। ठीक है जी, ये जो सदके खरातों वाले मंसूबे हैं ना कि आज हमने इतनी दालें दे दी, ये चीज़ें 2 रुपये सस्ती कर दी, 4 रुपये सस्ती कर दी, सिर्फ इसलिए ताकि अपनी जो ब्यूरोक्रेसी के हथखंडे उन्होंने अपनाने हैं ना, उनको छुपा सकें। ये किसान कार्ड, उसके साथ अपना घर अपनी छत, फिर उसके अलावा जो है वो और कई मंसूबे हैं जिसमें लैपटॉप्स की अगर बात करें तो ये मंसूबे भी तो उन्होंने ऐलान किए हैं। मंसूबे हैं इसलिए कि इनमें से कमा सके कोई ऐसा ये तो फिर कोई भी किसी पर इल्जाम लगा देगा जी कि ये मंसूबे कोई ऐसा काम करें तो तब जो है वो इल्जाम, काम ना करें तो तब। ये कौन सा काम है कि आप बच्चों को 25-25 रुपए का दूध पहुंचा रहे हो? उनमें से कितने आपने बीच में से कमाए हैं? एक बच्चों, ये कोई पॉलिसी है? ये कोई चीज है? आप कॉन्स्टिट्यूशनल इसका आपके पास कोई सबूत जो आपने कहा कि मैंने सबूत की बात की सर, जो रिफॉर्म्स होते हैं ना लीगल सिस्टम में, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होते हैं जो सिस्टम को, इदारों को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये 2, 4, 10, 15 पैकेज अवाम के पैसों से करना, ये तो फिर आप हमें खराती कौम बना रहे हो। व्हाट इज दिस? इस तरह नहीं होता। आप समझती है कि इस वक्त जितने भी पंजाब हुकूमत के मंसूबे हैं वो कागजात तक महदूद, कागजात तक से ज्यादा वो नाकिस और फाल मंसूबे पब्लिसिटी गेन करने के लिए, जिसमें उन्होंने ऐसी आवाम की सिंपैथी और पब्लिसिटी गेन करना चाहते हैं ताकि उनका वोटर बैंक इंक्रीज हो सके, और उसी के आरे आके पीछे से वो इंस्टीट्यूशंस को वीक कर रहे हैं क्यों, ताकि पब्लिक के फेस के लिए वो आवाम को झूठे गलत किस्म के रिलीफ दे रहे हैं। आपने अगर मंसूबा लाना है तो आप इतना मजबूत मंसूबा लाओ कि आप बिजली की पैदावार को ठीक कर सको, आप एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाओ, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाओ। अभी तक 2 माह का रिलीफ तो दिया है बिजली के बिलों के। ये छोटे छोटे सदके खराते हैं, ये झूठ है, ये रिलीफ नहीं है, स्ट्रेंथ। आप बता दें फिर बड़ा रिलीफ क्या दे पंजाब को? आप फैक्ट्स एंड फिगर्स ठीक करो, आप अपने हुकूमती इदारे ठीक करो, एजुकेशनल रिफॉर्म ठीक करो, यूनिवर्सिटियों के हाल देखें। जिस वक्त पंजाब की जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं वो किसके अंदर आती हैं? आप देख लें, हुकूमत के अंदर आती हैं। उधर की जो अपॉइंटमेंट्स हैं, अपॉइंटमेंट्स के अलावा उनकी, ये तो आप अपॉइंटमेंट्स भी इसलिए होती हैं इनकी ताकि मैं नहीं, लेकिन अगर गवर्नर पंजाब कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं करेगा या डिले कर देगा तो वो तो फिर ऑटोमेटिक एक आइन के अंदर लिखा हुआ या एक्ट के अंदर लिखा हुआ वो हो जाएगा। लेकिन या तो कुछ जो है वो इतराज़ात सामने आए ना यूनिवर्सिटीज में, तो तहरीरी तौर पर जी तहरीरी चांसलर्स की जो अपॉइंटमेंट है ना यूनिवर्सिटीज में, वो इस बना पे होती है कि उनका फेवरेट चांसलर आएगा तो आगे यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट होगी, यूनिवर्सिटी के गाड़ियों के ठेके, कैंटीन के ठेके, ये तो हमारी हुकूमत चल रही है। इन चीज़ों पे आ नहीं रही कि इंस्टीट्यूशंस को कैसे स्ट्रॉन्ग किए जाए। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने अपने हाथ में एक जगह ब्यूरोक्रेसी को रखा है, वो उनके काबू में नहीं आती तो ट्रांसफर करते रहते हैं, फिर अदालतें नोटिस करती हैं तो फिर इनकी ये टीवी पे आ जाते हैं। देखिए मैं एक बात करता हूँ, देखें IPPs को आप लें, IPPs के मालिक ये सारे सियासतदान हैं, जिसमें नून लीग के लोग भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, बिजनेसमैन इनके जो आगे PTI का भी कोई होगा कि नहीं? PTI के भी होंगे, जो भी हैं। देखिए वो आप जो बजट बनाते हैं, जो आप टैक्स देते हैं ना, वो एक इनडायरेक्टली खा जाते हैं। और ये जो है कि कैपेसिटी पेमेंट, ये खुद ही रूल्स बनाए, खुद ही मनसूबे कंसीव किए, खुद ही उनकी मुकर्रर की कीमत, और ये खा रहे हैं। इस पर देखिए अपना बजट वो पब्लिक मनी खा रहे हैं।
और ऐसे टेक्निकल तरीके से खा रहे हैं कि आप कभी सीधे नहीं हो सकते। 1000 अरब रुपया हर बजट में वो खा जाते हैं बगैर कोई वर्किंग के, बगैर बिजली बनाए के। और अब गरीब आदमी, हर बंदा, अमीर आदमी, मिडिल क्लास का वो क्लैप्स हो गया। ऊपर से वो खा रहे हैं, नीचे से ब्यूरोक्रेट्स। वो तो देखें ना, आप छोटी बात कर रहे हैं नवीद साहब। आप जिस मुल्क में देखें यहाँ पे जो जुल्म हो रहे हैं, जो छोटी करप्शन जायज़ है। आईपी और यार तो आप इस गरीब आदमी की बात करेंगे, बड़े आदमी की बात नहीं करेंगे तो आप क्या बात करेंगे? आप अपने आउटलुक को बड़ा करें। आप किन के पीछे पड़ गए हैं? आप सुबाइयों के पीछे पड़ गए हैं। IPP 1000 अरब खा रहा है, मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर भी कई शो कर चुके हैं। लेकिन आज का टॉपिक असल में ब्यूरोक्रेसी के ऊपर नवाज शाह और उनकी कारकर्दगी है। ब्यूरोक्रेसी कोई चीज़ नहीं है। मैंने आपको बताया कि ब्यूरोक्रेसी रीढ़ की हड्डी होती है, जो है काम करने वाले वो लोग होते हैं। आप देखें, आपके ये मालिक जो है वो टीवी चला रहा है, आप नहीं होंगे, किसी और को बिठा लेगा। आपकी यहाँ पे वो अहमियत नहीं है जो मालिक की है। जब आपका मालिक ही ख़राब होगा तो आपने क्या करना है? आप जो भी आएगा वो कहेगा खराबी करो, आप गलत बोलेंगे, वो ऐसे बंदे को रखेगा जो गलत बोलेगा। गवर्नमेंट में हो रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। मैंने कहा है जेली गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब की गवर्नमेंट जीती हुई नहीं है, हारी हुई है। ये सही काम नहीं कर सकती। ब्यूरोक्रेसी तो बात की बात है, वो तो कर रही है, ये सही बात नहीं कर सकती। एक बात क्लियर कर लें, जहाँ तक मालिक की और वो तमाम लोग रखने की बात है, हमारे जो सहाफ़ती जितने इदारे हैं, जितने भी हमारे सहाफ़ती इदारे हैं, मैं सिर्फ अपने इदारे की बात नहीं करता, वहाँ पर कोई भी बंदा इसी तरह से ऐसे ही आकर नहीं बैठ जाता जैसे ब्यूरोक्रेसी में एक नालायक तरीन अफसर, एक नफ्सियाती मरीज जिसने ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं है सवाए बुक फॉर्म, और जिंदगी की रंगीनियां उसने नहीं देखी, उसने सिर्फ महरूमियां देखी हैं। वो आकर ब्यूरोक्रेट बनकर वो पुलिस में या सिविल इसमें ब्यूरोक्रेसी में आके आम लोगों से अपनी महरूमियों का बदला लेता है। हमारे मीडिया में ऐसा नहीं है। हमारे मीडिया में एक जो आम वर्कर होता है उसको कैमरा उठाने के लिए किसी का शॉट बनाने से पहले उसको पूरी रियाजत करनी पड़ती है, पूरी मेहनत करनी पड़ती है, बड़े बड़े उसको पापड़ बेलना पड़ते हैं। कैमरामैन की मैं बात कर रहा हूँ, एक DSN इंजीनियर की बात कर रहा हूँ, एक रिपोर्टर और एक प्रोग्राम एंकर बहुत दूर की बात है। और इस मामले में हमारे जो इदारे हैं तमाम तर मीडिया के, वो इतने खुद मुख्तार हैं कि हमारे न्यूज़ में, हमारे प्रोग्राम्स में, हमारी खबरों में हमारे मालकान कतई तौर पर मुदाखलत नहीं करते। भी आपने नहीं आई, मैंने क्लियर किया है एज अ न्यूज़मैन कि हमारे मीडिया में ऐसा नहीं होता जैसे ब्यूरोक्रेसी में होता है, जैसे पुलिस में होता है, या जैसे पॉलिटिशियन। एक एग्जांपल दी थी उन्होंने कि ऐसे जो है वो के इदारे में होता है। मैंने शेख साहब कहा कि मिसाल दी है, मैंने एक मिसाल नहीं, उस मिसाल पर मेरा अपने इदारे को जस्टिफाई करना। अजीज शेख साहब बताएगा कि जो इस वक्त जो है वो जिस तरह रिजा नूर साहबा ने बताया है कि जो मनसूबे हैं वो सारे कागजात की हद तक महदूद हैं। कागजात की हद तक तो ये तो सिर्फ एक इल्ज़ाम होगा। जैसे उन्होंने बताया कि वो दूध के पैकेट वगैरह, ये तो सरकार का एक पूरा तरीक़ेकार है। मियाँ साहब हम उसे बेहतर जानते हैं इस मामले में। पंजाब प्रोक्योरमेंट की एक एजेंसी पूरी मौजूद है, पेपरा रूल्स मौजूद हैं। हुकूमत ने अगर बॉल पॉइंट पेंसिल, वो पेपर का रिम किसी से ख़रीदना है, ये तो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट की बात हो रही है, तो उसके लिए भी बाकायदा इश्तिहार देने के पाबंद हैं सरकारी महकमे। पेपरा रूल्स को फॉलो करना होता है। पेपरा की वेबसाइट के ऊपर वो सारा, उसके बाद वो जो फर्म्स आती हैं उनमें से बेहतरीन फर्म का इंतखाब किया जाता है, उसकी शोहरत देखी जाती है, एक चीज़ उसकी वेरीफाई की जाती है, उसके बाद उसको ठेका। लेकिन फिर भी लोग मिले होते हैं, ठेका तो ले ही जाते हैं। वो तो ज़ाहिरी बात है। पूरे पंजाब की डेवलपमेंट का जितना बजट है, अगर मैं ये कहता हूँ ईमानदारी से सड़कों और पब्लिक बिल्डिंग्स का एक साल दुनिया में ना निज़ाम उन्होंने बनाया जो बाकी दुनिया में बनाया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली इंस्टीट्यूशनली इतना स्ट्रॉन्ग है कोई करप्शन कर ना सके। पाकिस्तान में उन्होंने इस तरह का निज़ाम बनाया कि किसी ना किसी तरीके से हर जगह से करप्शन करने का रास्ता निकले। तो बनाया किसने? आज भी मुझे बताया कि आपने कहा कि अंग्रेज के दौर में याशी की गई, लेकिन आज भी हमने रेलवे का निज़ाम देख ले, सिस्टम देख ले, हमने उसको चेंज किया है। वही सिस्टम हम चला रहे हैं। कोई ऐसा सिस्टम हमने अपना आज तक कोई बनाया ऐसा सिस्टम? इसकी हर जो चीज़ है ना वो हर रास्ता करप्शन पे लेके जाता है। ये जान के ये मनसूबा ही ऐसा शुरू करेंगे जिसमें इनको करप्शन का मौका मिले। वो कोई एक अच्छा मनसूबा आप बता दें, आप मुझे बता दें। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी नजर में कोई भी नहीं है। आप गहरी नजर रखती है तो बता दें। मेरी नजर में अच्छा काम मौजूदा ब्यूरोक्रेसी का हो नहीं सकता जी। जब तक देखिए, जब तक वो लेजिटिमेसी नहीं है, अच्छा काम नहीं हो सकता। ये कुदरत का असूल है। आप जो बात कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी, देखो जी बहुत करप्ट है, ब्यूरोक्रेसी फेल है। शेख साहब ने जो बात की मैं एग्री करता हूँ। कुछ अच्छे भी होंगे, लोग अच्छे होंगे, लेकिन जो जनरल तासर है, जो देखना, अगर 2 अच्छे होंगे 20 ख़राब होंगे तो 20 की जो परफॉर्मेंस वो काउंट होगी, 2 की कोई नहीं देखेगा। तो जनरल तासर जो है वो गलत है, अच्छा नहीं है वो। उसकी मैंने मिसाल दी। आप करप्शन की बात कर रहे हैं, उन्होंने मुल्क के इलेक्शन को एक चोरी कर लिया, जेली इलेक्शन कराया, उसमें इतनी करप्शन की,
जो बंदा ये कर सकता है, ये छोटे मोटे पैसे की करप्शन तो बड़ी मामूली बात है। आप देखें ना, उन्होंने तो मुल्क को तबाह कर दिया। अजीज शेख साहब, आपके रिमार्क्स क्या हैं? जैसे बात ये है कि पब्लिक मनी जो है वो 5 रुपये का भी ज़िया नहीं होना चाहिए। कतई तौर पर ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि 4 करोड़ की 5 करोड़ की करप्शन जायज़ है और 4 करोड़ या 5 अरब की करप्शन जो है वो जायज़ नहीं है। जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं वो बाउंड होते हैं और उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने फ़राइज़ मनसबी, उनके तमाम तर उनकी जिम्मेदारियाँ तो अवाम ने उठाई हुई हैं, उनको रिहाइश दी हुई है हुकूमत ने जो कि चलती है पब्लिक टैक्स मनी से। उनकी गाड़ियाँ हैं, उनके बच्चों को तमाम तर जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, आम लोग अपनी जेब से वो जो है उसको अदा करते हैं। तो ये जिम्मेदारी है तमाम ब्यूरोक्रेसी की कि वो ईमानदारी से काम करे। और पहले बड़े GRO एक और बना रहे हैं। रिदा नूर साहबा बताइएगा, आप क्लोजिंग रिमार्क्स क्या देंगे? देखिए, मैं ये कहूँगी जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी की बात है ना, तो हम लोगों ने या आवाम ने, आजकल के लोगों ने, मैं ये देखती हूँ पता नहीं क्यों पैसे को या ब्यूरोक्रेसी को आइडियलाइज करते हैं, जबकि आइडियलाइज सिंप्लिसिटी को करना चाहिए। और इसमें लामा इकबाल का भी शेर है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो मुझे नहीं, जो इस्लाम है उसने हमेशा सादगी की बात की, लेकिन आजकल अगर मैं मूव भी करूँ ना तो यंगस्टर्स में, क्योंकि खुद मैं CSS को पढ़ाती हूँ, तो वो पता नहीं क्यों इस निज़ाम को आइडियलाइज करते हैं। उनको कोई खूबसूरती नहीं नज़र आती, उनको पैसा, बड़े घर, यही बात जिस तरह इन्होंने कहा कि 10 मरले का घर या छोटी मोटी चीज़ें, आपको अपनी इंडिपेंडेंस को आइडियलाइज करना चाहिए, आपको अपनी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ को आइडियलाइज करना चाहिए। तो ये बहुत गलत बात है। इसमें मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि ब्यूरोक्रेसी को शायद आवाम ने इतना ज़्यादा आगे चढ़ा दिया हुआ है कि वो इस तरह का बिहेवियर करने में, जबकि जो सुप्रीम पावर है वो आवाम की है और जो इस्लाम निज़ाम देता है उसमें वो ये है कि जो सबसे ऊपर। रिदा नूर साहिबा, अदरीश शेख साहिब और जफर पास अलग साहब हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, वैसे तो पंजाब हुकूमत के मुतअद्दिद ऐसे प्रोग्राम हैं, मंसूबे हैं जिनको अभी तक जो है वो कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा दिए जाते हैं, जिसमें जो है वो पहले ही मैं कह चुका हूँ कि कैंसर का अस्पताल है जो बनाया जा रहा है, मंसूबे की ज़रूरत भी है। इसी तरह सरगोदा में भी बनाया जा रहा है। इसी तरह और बड़े मंसूबे हैं, उनमें जो है वो उनके PC1 में कई एतराज़ात लगा दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि अपना मनसूबा जो ब्यूरोक्रेसी का है उसकी लागत भी डबल हो चुकी है, मंजूर भी हो चुका है और जो है वो जल्दी जल्दी मुकम्मल भी किया जा रहा है। बाकी मनसूबों का पता नहीं, अल्लाह हाफ़िज़ है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ, अगले प्रोग्राम में हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।